आपका फिर से सबका धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आए हैं। जितने भी आपने सवाल किए हैं वैलिड सवाल है, आपके डाउट्स, आपकी शंकाएं सब वैलिड ही है। किसी ने कहा कि आप तो पहले सब दल को जिताए हैं तो आप पर भरोसा क्यों करें। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ठगा है तो अब आपको क्यों फिर से मौका दें। डॉक्टर साहब ने तो पूरा 77 से पूरा हिस्ट्री ही पढ़ के बताया। 77 से ही 47 से तो ज्यादा आप राजनीति का आपको आइडिया नहीं है। मेरे भाई, कम से कम खुशी की बात यह है कि आप में इतनी चेतना बची हुई है, इतना हिम्मत बचा हुआ है कि आप आकर कुछ समाज या अपने विषय में कुछ बोल पा रहे हैं। जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत, सफलता यही है कि इतने अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग एक क्वासाई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे हुए हैं। न तो नेता और को तो देख के आप पहले डर के मारे भागते हैं कि चंदा उंदा लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप यहाँ आए हुए हैं और इस घबराहट में नहीं है कि आपसे कोई कुछ ले लेगा, और आपकी हिम्मत हो रही है कि आप खड़ा होकर सवाल पूछ रहे हैं। ये जनसुराज की पहली ताकत और सफलता है। आप जितने यहाँ डॉक्टर सज्जन बैठे हुए हैं जिन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे सुधारिएगा, आप लोगों में कई लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मिलने का अवसर मिला होगा। उनसे कभी नहीं पूछे होंगे, क्योंकि बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग का एक ही कार्यक्रम है, पता करो कौन डॉक्टर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चलता है, उसका ट्रांसफर करो और उससे बदले में पैसा का उपाय करो। लेकिन आप में से किसी भी डॉक्टर ने आज तक ये हिम्मत नहीं की होगी कि जाकर पूछे स्वास्थ्य मंत्री से, जिसको आप वोट दबाते रहे हैं, कि भैया ये आप स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या करेंगे। पीछे सज्जन ने हमसे माल न्यूट्रिशन की भी बात पूछी है, अलग अलग आपने सवाल किया है, तो आप उन सवालों पर आएंगे, एक एक सवाल का जवाब भी देंगे। आपकी हमारी दुर्दशा इसलिए है कि बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, जो ग्रीस के बड़े दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनोगे तो इस बात के लिए तैयार रहो कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की जो दुर्दशा है वो इसीलिए है कि आप चाहे डॉक्टर हैं या व्यवसायी, अपने आप को सो कॉल्ड प्रबुद्ध कहने वाले लोगों ने राजनीति और राजनीति करने वाले व्यवस्था से अपने आप को अलग कर लिया है। और आप सोच रहे हैं कि जो आदमी शराब का व्यापार करता है, जो बालू माफिया है, वो आकर बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था काहे नहीं बना रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। आप बालू माफिया को स्वास्थ्य मंत्री बनाओगे तो उससे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगा। तो अगर आप गलत आदमी का चुनाव करेंगे तो गलत ही होगा। अब मैं शुरुआत करूंगा भाई साहब के सवाल से, क्योंकि इन्होंने वो व्यक्तिगत एक सवाल उठाया है कि आप अब बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, आप ही तो इन लोगों को बढ़ाए। ठीक तो बात है मेरे भाई, हमको आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। कोई किसी को बना नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि पिछले 10 बरस में इनमें से कई नेताओं को, दलों को बढ़ाने में हमने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार को हमने नहीं बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार का जब दुर्दिन हुआ था तो उनको जिताने में मदद की थी, तो वो उसका उतना दोष हमारा है। लेकिन आप यहाँ आज क्यों आए? आप प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आए, आप किसी साधारण डॉक्टर के लड़के को सुनने नहीं आए हैं। आप यहाँ इसलिए भी नहीं आए हैं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। हम 20 बरस पैदल चलेंगे तो एक डॉक्टर अपना 1 मिनट समय नहीं छोड़ेगा। आप इसलिए आए हैं कि 10 बरस हमने वो काम किया है, समाज में लोगों को पता है कि ये आदमी अच्छा है, खराब है, इस आदमी को राजनीति का समझ है। अगर पैदल चल रहा है तो कुछ न कुछ सोचिए कि चल रहा होगा। ये अपने आप को बड़ा मत बनाइए, अपने आप को पेडेस्टल पर मत बैठाइए। हम जब पैदल चलते हैं, लोग दुकान में, दलान में बैठ के हंसता है, क्या ही चलने से कुछ होगा बिहार में। फिर भी हमारे पास आता है, इसलिए आता है कि उसको डर है कि ये प्रशांत किशोर चल रहा है। और वो डर इसलिए है
कि 10 बरस हमने वो काम किया है जो आप कह रहे हैं। मैं इसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं किसी मुख्यमंत्री का लड़का नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूं, मैं एक साधारण डॉक्टर का लड़का हूं और मेरा काम ही मेरा पहचान है। वो काम किए हैं तब आज हमको सुनने आए हैं। हम आपको ज्ञान देंगे कि कैसे चुनाव होगा, आप सुनिएगा। अगर हमने 10 बरस वो काम नहीं किया होता आप वो बात नहीं सुनते। लेकिन लालू यादव का लड़का, राजीव गांधी का लड़का अगर आकर आपको ज्ञान दे तो चाहे जीवन में एक भी चुनाव न जीता हो, आप उसकी बात को खूब गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो बड़े बाप का लड़का है। तो ये आप बात समझिए कि हमने उनको बनाया नहीं है, और अगर बनाया है तो उसको सुधारने का भी जिम्मा हम ही लेकर चल रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पहले भी कमेंट्री कर रहे थे, अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं। किसी ने कहा आप पर भरोसा कैसे करें? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं। आपसे ज्यादा तो गांव वाले जानते हैं जनसुराज के बारे में। 2 बरस से हम गांव गांव में घूमकर हमारे वोकल कॉर्ड में गांठ पड़ गया। ये बताते बताते कभी जीवन में हमने किसी से वोट नहीं मांगा। हम लोगों को यही बता रहे हैं कि हम पर भरोसा मत करो, किसी दल पर भरोसा मत करो, अपने बच्चों के लिए जगो, वोट अपने बच्चों के लिए दो। गांव वाले को बता रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ के आदमी को समझ में नहीं आएगा। और आप उससे बेहतर नहीं हैं। ये पढ़े लिखे लोगों को भ्रम है कि हम लोग बड़ा अच्छा है। बिहार का दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ का लोग पढ़ा लिखा नहीं है। तो 2-3 ये जो राजनीति का भ्रम है वो आपको दूर कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए बिहार का दुर्दशा है। इस भ्रम को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। जितनी गलती पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं उससे कम गलती अनपढ़ लोग कर रहे हैं। जितनी अगर जाति की बात ले लीजिए, हिंदू मुसलमान की बात ले लीजिए, भ्रष्टाचार की बात ले लीजिए, तो पटना में जितने लोगों को आप जिता रहे हैं, पीछे के लोग तो फिर भी उलट पलट रहे हैं। पटना का विधायक पिछले 20-20 बरस से चुनाव नहीं हारे हैं लोग। और पटना की क्या दुर्दशा है आप लोगों को पता है। तो पढ़ा लिखा वोटर कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में कुल 18% लोग साक्षर थे, 82% लोग निरक्षर थे। 82% इलिटरेट समाज ने गांधी को अपना नेता बनाया, अंबेडकर को, नेहरू को, पटेल को, बोस को चुना। आज पेपर पे बिहार में 77% लोग पढ़े लिखे हैं, और आपने पिछले 30 बरस में किसको नेता बनाया है ये आपको हमको बेहतर पता है। इस बात का प्रमाण नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से आप अच्छा वोटर बन जाएंगे। मनमोहन सिंह जी देश में जीवन में सिर्फ एक ही बार चुनाव लड़े, दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़े, और बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से चुनाव हार गए। बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता ने मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट को चुनाव हरा दिया। और वो चुनाव झंझारपुर से नहीं लड़े, वो चुनाव मधुबनी से नहीं लड़े, बिहार से नहीं लड़े कि जाति पर सब वोट पड़ता है। दक्षिण दिल्ली के उस लोकसभा से लड़े जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा हाई पर कैपिटा इनकम वाले लोग वोटर हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट को छोड़कर एक साधारण कार्यकर्ता को चुना। इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग घर में कहते हैं कि हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बड़ा समझदार थी। लड़का पढ़ लिख गया है लेकिन बड़ा लंपट है। आप पढ़े लिखे होकर भी बहुत बड़े बेवकूफ हो सकते हैं, और नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत समझदार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई की महत्ता नहीं है। पढ़ाई सिर्फ आपको इतना ही करता है कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, उसको आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपकी प्रोसेस, आप उससे बहुत वाइज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो भ्रम आपने बताया, बिहार में तो सब वोट जाते पर पड़ता है, भाई साहब ने बताया, आपने उसका काउंटर भी किया। लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। पिछले 2 बरस से हर आदमी, हर सभा, हर मीटिंग में ये कोई ना कोई जरूर पूछता है, भैया सब तो ठीक है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति जो है वो सिर्फ बिहार की सच्चाई नहीं है, जाति पूरे भारत की सच्चाई है, यहाँ के समाज की सच्चाई है। जाति की महत्ता जितनी बिहार में है,
इतनी ही आंध्र प्रदेश में है, इतना ही कर्नाटक में है, इतना ही गुजरात में है, इतना ही यूपी में है। आप में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है यहाँ जो उन राज्यों में जाकर राजनीति किया है या वहां चुनाव लड़ाया है। आप हमको बताइए, वोका लिग्गा और लिंगायत अगर कर्नाटक में नहीं है तो क्या बिहार में है? पटेल और क्षत्रिय अगर गुजरात में नहीं है तो क्या बिहार में है? कहाँ जाति नहीं है? जाति हर जगह है। और जाति, ये आपको हमको हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बिहार में सब चीज जाति पर ही होता है। इस चीज को एग्जामिन कीजिए कि क्या बिहार में सब लोग वोट जाति पर देते हैं? तथ्य पर जाइए, दैनिक जागरण पर लेख पढ़कर दिमाग मत बनाइए। हम आपको 4 उदाहरण अभी देंगे। आगे क्या होगा छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है वो बताते हैं, आपको अपने आंख खुलेगा। 1984 में बिहार में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। करीब करीब उस समय बिहार झारखंड जो एक साथ था, 54 में 53 सांसद कांग्रेस के जीते थे। यहां बैठे जितने साथी हैं उनसे पूछूंगा उस समय कांग्रेस को कैसे वोट पड़ गया। राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में, तो आप बताएंगे कि वोट राजीव गांधी को नहीं पड़ा, वो तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें जाति पाति छोड़कर सबने कांग्रेस को वोट दिया। सब लोग मुड़ी हिला रहा है, उसको लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 1989 में इसी बिहार में क्या हुआ? बीपी सिंह जी के नेतृत्व में कैसे पूरा जनता दल बिहार जीत गया? आप में से ज्यादातर लोग बताएंगे कि जनता दल को वोट नहीं पड़ा। वोट उस समय पड़ा बोफोर्स के नाम पर। बहुत बड़ा एक माहौल बन गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। सब ने जाकर बीपी सिंह को वोट दिया। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? मोदी जीत गए, भाजपा कैसे जीत गया बिहार में? तो आप कहेंगे भाजपा का तो कोई ताकत ही नहीं था। वोट भाजपा को नहीं पड़ा, मोदी को पड़ा। मोदी के नाम पर ऐसी लहर बन गई कि समाज के हर वर्ग ने जाकर मोदी को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? तो लोग बताएंगे यहाँ राजनीति तो सब बात करता है कि भैया एकदम कांटे का मुकाबला था। ये जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद समझिए कि हर जात का आदमी जाकर मोदी को ही वोट दे दिया। इन चारों चुनावों को आप कागज में लिख लीजिए। 84 एक घटना है, किसी बड़े नेता की मृत्यु और उससे उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 89 एक विषय है, भ्रष्टाचार, बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, जिसके प्रभाव की लहर। और 2019 पुलवामा राष्ट्रवाद की लहर। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, करता रहा है। फिर भी आपको लग रहा है कि ना भैया यहाँ तो जातीय पर होता है, आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? तो हम आपको बता रहे हैं आपको क्यों लगता है। हमने कई चुनावों का उदाहरण आपको नहीं दिया, 4 ही का दिए। उन चुनाव में क्या हुआ? जब लड़ने वाला व्यक्ति या चुनाव, उसमें कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो, कोई नया विकल्प ना हो, कोई चेहरा ना हो, कोई विषय ना हो, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है भैया दोनों तो एक जैसा है, चलो अपने जाते को दे देते हैं। तो ज्यादातर समय जो चुनाव हुआ है पिछले 30-40 वर्षों में, वो कोई डिफरेंशिएटर नहीं रहा है। तो जिसको मीडिया कहता है लहर वाला चुनाव नहीं है। अब आप कहिएगा तो लोकसभा का चुनाव का एग्जाम्पल दिए हैं, विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। विधानसभा का एग्जाम्पल देख लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा इसी बिहार में 206 विधानसभा जीतकर सरकार बनाए। उस समय नीतीश और भाजपा के गठबंधन में मोदी जी नहीं थे। मोदी जी का नाम इतना बड़ा नहीं था, अमित शाह नहीं थे, भाजपा की इतनी ताकत नहीं थी। उनके सामने उनका मुकाबला था लालू जी के गठबंधन से, जिसमें लालू जी थे, कांग्रेस थी और रामविलास पासवान जी थे। लालू जी की ताकत आज के तेजस्वी यादव से तो निश्चित तौर पर ज्यादा थी 2009 में। रामविलास जी की ताकत
उनके लड़के से ज्यादा थी, और कांग्रेस भी उस समय 2009 में देश में सत्ता में थी। इसके बावजूद 2010 के चुनाव में एनडीए को, नीतीश और भाजपा को 206 सीट आया। वही गठबंधन जब वो 2020 में लड़े तो इस बार भाजपा के साथ मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, देश में भाजपा की ताकत बढ़ी भी है। दूसरे साइड एनडीए में अब लालू जी के जगह तेजस्वी जी आ गए थे। रामविलास जी का दल तो उस गठबंधन में था ही नहीं, और कांग्रेस की भी ताकत कमी हुई। लेकिन एनडीए गठबंधन को 125 सीट भी मिलने में दम निकल गया। क्यों? क्या एनडीए को वोट देने वाले सारे जाति के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2009 की जो पहली सरकार नीतीश की चली थी, समाज का हर वर्ग ये समझता था कि नहीं, इसमें कुछ न कुछ काम हुआ है। तो जातीय समीकरण भी था और काम भी था, तो 206 सीट आया। लेकिन उसी बिहार में जब नीतीश का काम खराब हुआ तो उसी एनडीए गठबंधन को 125 सीट आया। आपको लोकसभा का उदाहरण दिया, विधानसभा का उदाहरण दिया, अब आपको मुखिया का उदाहरण दे देते। पिछले बार मुखिया के चुनाव में बिहार में 80% मुखिया चुनाव हार गया है, 80%, और वार्ड सदस्य करीब करीब 95%। सब लोग अपने जाति से जीत कर आए थे। कैसे हार गए चुनाव? ये भ्रम मत पालिए कि जाति से ही सब होता है। अगर सिर्फ जाति से, फिर कहेगा भैया कैसे आप हो सकता है? बिहार में नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं? 2-2.5% रहते होंगे। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15% लोग रहते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में जो कहीं भी जहां भी मुख्यमंत्री है, आंख बंद करके जाके देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा आदमी किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है जो वहां के जाति की, जिसके जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। ये उल्टा चलता है। ये आपको हमको लगता है कि जिसका जाति संख्या ज्यादा रहेगा मुख्यमंत्री बन जाएगा। जिसकी जाति की संख्या सबसे ज्यादा हो, उस जाति के आदमी को वो राज्य जीतना करीब करीब इम्पॉसिबल है, नहीं जीत सकता है। क्योंकि उस जाति से दूसरे समाज के लोग डरते हैं। वो सोचता है ये आएगा तो सब कब्जा कर लेगा, तो उसके खिलाफ कंसोलिडेशन भी होता है। आप यही नहीं, बंगाल देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में भी नायडू जीत कर आए, कंबक कम्युनिटी के हैं, उसकी जाति की संख्या 6% है। बगल में योगी जी हैं, राजपूतों की संख्या 4% है। उसके बगल में मध्य प्रदेश में यादव जी हैं, उनकी संख्या 5% से कम है। राजस्थान देख लीजिए, आप कहिए वो तो भाजपा का है, जितना रीजनल पार्टी है सबका उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी जिस जाति की संख्या सबसे ज्यादा है उसका नेता मुख्यमंत्री नहीं है। अब फिर यहाँ गलथेथाई का आदत है, कहेगा ना नीतीश तो पिछड़ा का नेता है। तो भाई अगर कोई नीतीश जी पिछड़ा का समीकरण गोलबंदी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको कौन रोका है? किसने रोका है कि कुशवाहा का जाति का कोई नहीं कर सकता है, या कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता है, कोई राजपूत नहीं कर सकता है? भाई अगर कुर्मी समाज का आदमी कर सकता है तो कोई मुसहर भी कर सकता है, कोई कुशवाहा भी कर सकता है, कोई राजपूत भी कर सकता है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, वो प्रयास करने की का मादा होना चाहिए। जाति का भ्रम मत पालिए। और अंतिम बात, मान लीजिए एक बार कि आपको बात मान भी ले कि जाति बड़ा महत्वपूर्ण है, तो जिसको भी राजनीति के जरिए समाज का अगुवा बनना है, उसके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब सुधर जाएगा तब हम आएंगे। सब आदमी कहता भैया करना तो चाहते हैं लेकिन बिहार में जातिवाद बड़ा है। अरे भाई, तो जब जातिवाद खत्म हो जाओगे तब राजनीति करने आओगे, तो ना जाति कभी खत्म होगा ना कभी आओगे। और अगर खत्म हो ही जाए, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, बाहुबल खत्म हो जाए, तो आपके हमारे आने की जरूरत क्या है? जो खत्म किया है उसी को आगे रहना चाहिए। आपकी हमारी जरूरत तभी तो है। राजनीतिक अगुवा जिसको बनना है उसको समाज की कमजोरी और उसकी ताकत के रहते हुए ही उसका अगुवाई करना है। आप उससे अलग नहीं हट सकते। किसी ने भ्रष्टाचार की बात कही, भ्रष्टाचार पर आपका क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं। भ्रष्टाचार तब सुधरेगा जब आप और हम भ्रष्टाचार कम करेंगे। हम हर गांव में कहते हैं कि जिस गांव में हम 5000 गांव में पैदल गए,
गांव में सबसे पहले हल्ला कौन करता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया चोरी कर रहा है, नाली गली नहीं बना रहा है, राशन कार्ड में पैसा ले रहा है, इंदिरा आवास में 20,000 लग रहा है, दाखिल खारिज में 10-15 हजार रुपया लग रहा है। वही आदमी करता है जो 2 बरिस पहले मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट दिया है। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब 50,000 रुपया देके खुद ट्रांसफर कराए हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हमारे बाबूजी भी प्रैक्टिशनर थे, कि हमारा प्रैक्टिस ना गड़बड़ाए, हेल्थ मंत्री हमसे पैसा लेके हमको पोस्टिंग कर दे, अब बाकी सबके लिए ईमानदार हो जाए। कैसे संभव है रे भाई, कैसे संभव है? आप सोच रहे हैं कि हम 50,000 रुपया दे के क्रीम पोस्टिंग करा लें, क्रीम पोस्टिंग खाली जाके हाजिरी बनाए, सिविल सर्जन को 5,000 रुपया दे, आप प्रैक्टिस करते रहे। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर दीजिएगा, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जनसुराज की क्या सोच है? बिल्कुल ये सही सवाल है। सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नहीं, 2 संकल्प जो जनसुराज में हम लोगों ने दिया है कि बिहार के हर पंचायत का, बिहार का नहीं, हर पंचायत का 8,500 पंचायतों का हम योजना बनवा रहे हैं, पैदल चल के खुद जाकर देखकर। और ये तय किया जा रहा है कि उस पंचायत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, 800 से 1200 रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और उस पंचायत में जिस तरह की भी खेती होती है उस खेती को खाने वाले खेती से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 8,500 कार्यक्रम, 8,500 डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को पढ़ने का भी समय नहीं होगा, लेकिन 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जारी करेंगे चुनाव से पहले। उसके साथ साथ बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसमें स्वास्थ्य भी इंक्लूडेड है, उस पर भी 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर आपको चुनाव से पहले जारी करेंगे। ये बताएंगे कि बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। आप उसको पढ़िए, समझिए, कुछ योगदान देना है योगदान भी दीजिए, सुझाव भी दीजिए, और अगर ठीक लगे तो अच्छा तब अपनाइए, हमारे कहने पर मत जाइए। अब आप कहिएगा कि अभी काहे नहीं जारी किए हैं? अभी इसलिए नहीं जारी किए हैं कि अगर अभी हम वो योजना जारी कर दें तो वो मेरी सोच होगी, उसमें आपकी और बिहार के लोगों की सोच समाहित नहीं है। पहले गांव गांव जाकर देखकर ये समझ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। ज्यादातर आदमी कहेगा नया क्या देख लीजिएगा इसमें, हम आपको बता रहे हैं नया क्या देख लेंगे। हम भी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमने अपने बाबूजी के क्लिनिक में देखा है 100 रुपया के मोनोसेफ नहीं खरीद पाने के वजह से इनके फ्लाइटिस के पेशेंट हाथ जोड़ के कहते हैं भैया मर जाए, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, घर में कुछ नहीं बचा है, 100 रुपया। तो हमको उसकी समझ है, लेकिन इसके बावजूद जब हम 2 बरस से चल रहे हैं पैदल, तो जो गरीबी, जो बदहाली, जो कष्ट मैंने जमीन पर देखा है, इसका मुझे कभी अंदाजा नहीं था। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में पब्लिक हेल्थ में ही 10 बरस काम किए हैं, यहाँ राजनीति में से भी जुड़े रहे, लेकिन जितनी गरीबी बदहाली हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये आंकड़ों से दिखने वाली गरीबी से कहीं ज्यादा है। आपने कुपोषण की बात कही, यहाँ सब डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप में से ज्यादातर आदमी ऐसे होंगे जो शायद ही कोई 10 से ज्यादा हीमोग्लोबिन वाली महिला आपको देखते होंगे। यहाँ हम लोग जो एक स्टडी करा रहे हैं, देखते हैं, आप देखिएगा कल से ध्यान से, गांव में कहीं जाइए, 55-60 साल से ज्यादा उम्र की कोई महिला आपको सीधी खड़ी नहीं दिखेगी, सब बेंड हो गई है ऊपर से। तो न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन समझते अगर हैं, आप लोग तो डॉक्टर हैं, तो आपको पता है कि लंबे समय तक हीमोग्लोबिन के कमी की वजह से और ग्रोइंग एज में कैल्शियम नहीं मिलने की वजह से बोन का स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि समय से पहले वो बेंड होने लगता है। ये जब आप गांव में चलिएगा तो देखिएगा, 5 फीट 4 इंच से ज्यादा, 5 फीट 5 इंच से ज्यादा उम्र हाइट की कोई महिला आपको दिखने वाली नहीं है। आपने ठीक कहा, न्यूट्रिशन कोई वन शॉट सॉल्यूशन नहीं है, एंड इंटरजेनरेशनल प्रॉब्लम है। जिस मोदी जी के किताब पेपर की आप बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, आज से 300 साल पहले यूरोप में लोगों की एवरेज हाइट भारत में लोगों के एवरेज हाइट से 1.4 इंच कम होती थी। अब यूरोप में 300 साल में ऑन एन एवरेज
1.6 इंच भारत से ज्यादा हो गई है। 300 वर्ष में करीब करीब 3 इंच लंबाई का असर पड़ गया है। और दुनिया भर में जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको मालूम है कि हाइट और लाइफ टर्म अर्निंग में डायरेक्ट कोरिलेशन है। द टॉलर यू आर मोर लाइकली टू अर्न हायर इनकम एंड वेजेस देन दोज हु आर नॉट। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका हाइट कम है पैसा कम कमा रहा है, तुरंत लोग गणना करने लगेगा कि तो बड़ा नाटा आदमी को देखें बड़ा पैसा कमा रहा है। हाइट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल ग्रोथ। अब डॉक्टर लोग को हम क्या बताएंगे, आपको समझ है, हाइट दिख रही है और ब्रेन का ग्रोथ आपको नहीं दिखता है। तो जो लंबे समय तक स्टडीज हुई हैं उसमें यह क्लियर बताया गया है कि हाइट और लाइफ टर्म अर्निंग, समाज के सोसाइटी में लाइफ टर्म अर्निंग का डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो बिहार में ये परेशानी है, एक झटके में मेरे भाई साहब वो खत्म नहीं हो सकता है। यहां किसी ने पर कैपिटा इनकम की बात की। बिहार में पर कैपिटा इनकम है 35,000 रुपया। देश में प्रति व्यक्ति आय है करीब करीब 1,34,000। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया सालाना। उसमें अगर पटना और बेगूसराय को हटा दीजिएगा तो ये प्रति व्यक्ति आय घट के हो जाएगा 22,000 रुपया। 22,000 को जरा 365 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कि दिन में कितना हुआ। 100 में 80 आदमी यहां दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। आप किस न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मुझे एक लड़का मिला, उसको हम लोग कैंप में शाम में खाना खिलाते हैं, जो लड़के आते हैं, बहुत ज्यादा खा रहा था। तो उसको ऐसे बुला के पूछे, बेटा ये इतना रोज खाते हो? बोला सर आज तक जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं कि हम खाना खत्म कर लिए और तसली में अभी चावल बाकी है। आज तक ऐसा जीवन में नहीं हुआ कि हमारा पेट भर गया हो और चावल अभी तसली में बाकी है। जो जितना खाना है उसी से पेट भरना है। आप न्यूट्रिशन की क्या बात करेंगे। इन बातों की चर्चा आपने ठीक कहा जनसुराज में नहीं करते। क्या करें, उसको जो सीधी बात बता रहे हैं कि 100 रुपया नहीं कमा रहे हो ये समझे में नहीं आ रहा है, तो उसको कैल्शियम और हेमोग्लोबिन का कमी बताएंगे तो उसको बुझाएगा। हमको उसको उस भाषा में समझाना है जो उसको समझ में आए। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, सुधारिएगा तब ना जब व्यवस्था में आइएगा। तो व्यवस्था में आने के लिए आपको उस भाषा का, उस विषय का, उस तरीके का इस्तेमाल करना है ताकि आप व्यवस्था में चुनकर आए, तभी तो ये बनेगी बात। किसी ने कहा आम आदमी पार्टी की तुलना, आपको एक पैसे भी समझ नहीं है कि जनसुराज क्या है और आम आदमी पार्टी क्या है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक पॉलिटिकल व्यवस्था है और जनसुराज में प्रशांत किशोर का, जनसुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। हम रोज ये बात कम से कम 100 दफे कह चुके हैं। जनसुराज आंदोलन नहीं है, इसको जेपी के आंदोलन से कंपेयर मत कीजिए और इसको आम आदमी पार्टी के आंदोलन से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आंदोलन है ही नहीं। क्यों नहीं है? हमको लोग आगे कहता है भैया आंदोलन कीजिए उससे बिहार सुधरेगा। मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है, क्योंकि मानव सभ्यता का इतिहास आपको बताता है, पूरे दुनिया का, बिहार का, भारत का नहीं, पूरे दुनिया का मानव सभ्यता का इतिहास ये आपको बताएगा कि आज तक किसी भी आंदोलन से, फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी रेवोल्यूशन से, आंदोलन से कभी समाज का भला नहीं हुआ है। आंदोलन और रेवोल्यूशन जो है वो किसी को सत्ता से हटा सकता है। वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे आप नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते। भाई साहब खड़ा होकर जेपी का आंदोलन का एक उदाहरण दे रहे थे। मेरे भाई, जेपी का आंदोलन कहां कहा गया है? आप तो जेपी के आंदोलन में शायद जुड़े हुए हैं, आपने दावा किया। जेपी के आंदोलन में कहां कहा गया है कि बिहार को सुधारा जाएगा? जेपी के आंदोलन का नारा था संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी को हटाओ। तो उस आंदोलन की, क्रांति की इतनी ताकत थी, इंदिरा गांधी को हटा दिए। नया व्यवस्था बनाने की बात कहां कही गई थी? अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने नई व्यवस्था की बात कहां कही? उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हटाओ। हम तो नहीं कह रहे भ्रष्टाचार हटाओ, क्योंकि दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई एक कानून बनाकर आप भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये तो सतत प्रक्रिया है। जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, दुनिया में सबसे ईमानदार देश कौन है? जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे,
डेनमार्क, वहां जाइएगा, वहां करप्शन मिनिमम है। आप जाकर उसका अध्ययन कीजिए कि वहां कैसे करप्शन कम हुआ। वहां अरविंद केजरीवाल थोड़े पैदा हुए थे, वहां जन्म लोकपाल करके कोई विधायक नहीं पारित हुआ। वहां भ्रष्टाचार 4 तरीके से कम हुआ है। पहला, समाज में ये जागृति बनी लंबे समय में कि अच्छे और स्वच्छ लोगों का चुनाव करो, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस को जहां तक हो सके उसको स्वच्छ बनाया गया। आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर अभी देखे होंगे, नीदरलैंड्स का प्रधानमंत्री अभी आज से करीब 2 हफ्ते पहले 12 बरस प्रधानमंत्री रहने के बाद हटा है, तो वो साइकिल से अपने घर से अकेले निकल रहा है। तो वहां की समाज ने ये व्यवस्था बनाई कि स्वच्छ लोग स्वच्छ तरीके से वोट करें, स्वच्छ लोगों को चुने। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जन भागीदारी, लोकतंत्र को समाज में उतारा। सिर्फ सरकार चुनने की व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं बनाया, जो सरकार के नीतिगत फैसले हैं उसमें समाज की भागीदारी करी। और चौथा, बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग जितने लोग आए हैं, ज्यादातर लोग नल जल योजना के बारे में सुने समझे होंगे, बहुत यहाँ ब्यूरोक्रेट लोग भी बैठे हुए हैं। नल जल योजना में अभी तक सरकार यही चक्कर में बहस में पड़ी है कि वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 25,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। उसी सरकार में स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को यह पता है कि बिजली कितना कंज्यूम हो रहा है, लेकिन नल जल में अगर स्मार्ट मीटर लगाया होता तो कम से कम इतना तो पता चलता कि वहां पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 25,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन पानी को निकलने, मापने, उस पर बिल करने का कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। तो ये